कि मोदी लगातार इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहा है। ये दोनों चौकीदार और तड़ी पार, इनके पास कुछ नहीं है, केवल इस देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में लेकर गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। इसको रोकना होगा। लेकिन आज का विपक्ष बिल्कुल चुप बैठा है, गूंगा बहरा हो चुका है। अन्यथा मोदी को एक सेकंड चैन से नहीं बैठना था, सत्ता में बैठने नहीं देना था, कहना था कि तुझे हक नहीं है बैठने का, तू बेईमानी से जीत के आया। और ये और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए था। हुआ कुछ नहीं हुआ। ये जो लुटेरे और डकैत जिनको कहते हैं, उनसे भी बड़े डकैत हैं जिनसे आज हमें लड़ना। और कितने झूठे और मक्कार हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाएं आप कि परसों संसद में इस देश के, ये यूं कहो कि दुनिया के सबसे झूठे व्यक्ति, जो दुर्भाग्य से भारत का प्रधानमंत्री है, उसने 1.5-2 घंटे बोला। और उसने क्या बोला? 11-12 संकल्प उसने गिनाए, पर एक संकल्प जिससे शुरुआत उसने की, मैं उसके विषय में बताता हूं। उसने कहा कि भ्रष्टाचार के विषय में, करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस, यानी कोई उसके विषय में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हां, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई भ्रष्टाचार के विषय में बोले और मोदी को कोई भ्रष्टाचारी कहे, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब वो व्यक्ति इस बात को कह रहा है जो छटा हुआ बेईमान और भ्रष्टाचारी है। वो व्यक्ति इस बात को कह रहा है जिसने तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने पास रख लिया है, गले लगा लिया, उनको मंत्री, मुख्यमंत्री न जाने क्या क्या बना दिया। वो व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। वो व्यक्ति भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहा है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से चंदा दो और धंधा लो लेकर इस देश को लूटा है। वो व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, जीरो टॉलरेंस की बात। और बेशर्मी उसकी देखिए कि ये बात वो संसद में कर रहा है और उसकी तमाम बात रिकॉर्ड होंगी। आने वाली दुनिया जब भी संसद के इस सारे रिकॉर्ड को देखेगी तो पाएगी कि किस कदर झूठा और मक्कार इस देश का प्रधानमंत्री, जिसको झूठ बोलने में जरा सी भी शर्म नहीं आती, इतनी भी उसे पता नहीं है। उन लोगों से लड़ाई है साथियों हमारी, जो आप यहां देख रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। ये वाकई में बहुत बड़ी लड़ाई है लोकतंत्र और संविधान को बचाने की। और ये जो आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं बोर्ड पर, वक्फ बिल और जो उपासना का कानून है 1991 का, इसके विषय में जो बात हो रही है, कानून बिल्कुल सही है, साफ है बिल्कुल, इसमें कहीं किसी को कुछ भी संदेह होना नहीं चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से उपासना का जो कानून है 1991 का, वो साफ कहता है। अब्दुल्ला आजमी साहब ने वो आपको सब बता दिया कि 1947 तक जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उस पर किसी किस्म की चर्चा नहीं की जाएगी। उसका जो स्वरूप है उसको छेड़ा नहीं जाएगा, बिगाड़ा नहीं जाएगा। और यही नहीं, उसमें यहां तक स्पष्ट है कानून में कि उस समय तक, यानी 1991 17 जुलाई 1991 को यह कानून जब लागू हुआ तो उस समय तक अगर कोई भी मुकदमे, कोई भी अपील, कहीं कुछ भी चल रहा है किसी भी अदालत में, वो उस दिन को खत्म हो जाएंगे। और साथ में उसके बाद इससे संबंधित कोई भी मुकदमा, कोई भी अपील किसी भी अदालत में नहीं की जाएगी और किसी अदालत को कोई अधिकार नहीं होगा इस पर सुनवाई करने का। बावजूद उसके आपने देखा जो हाल चल रहे हैं। जहां तक आप वक्फ कानून में संशोधन की बात है, मेरा मोदी से की बात कहना, हालांकि वो बेशर्म व्यक्ति है, उससे कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं है, पर फिर भी अगर उसे वाकई में जो है मतलब ये संशोधन करने की, बदलाव करने की बड़ी एक इच्छा है, बड़ा लालायित रहता है वो। कभी जो मुस्लिम समाज का जो कानून है, वो महिलाओं के ऊपर जो कानून था, 3 शादियों के ऊपर जो कानून था, वो जो 3
उसको जो अगर आपको वाकई में कानून में संशोधन करने हैं तो एक कानून ऐसा बनाओ कि इस देश का प्रधानमंत्री अगर एक शब्द भी झूठ बोले उसे कानून ऐसा बनाओ ना, बनाओ ऐसा कानून। एक कानून आप ऐसा बनाओ कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको सड़क पे खड़ा, बनाओ ऐसा कानून अगर तुम में हिम्मत है तो। नहीं बनाएंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि सारे लुटेरे हैं। पर मुस्लिम समाज से संबंधित कानून बनाएंगे, वक्त कानून में संशोधन करेंगे। और जो आपने कहा केवल आपकी बात नहीं है संशोधन करके कि दूसरे धर्म का आना चाहिए, यह संविधान का खुला उल्लंघन है। जब संविधान कहता है कि हर धार्मिक समुदाय को, हर धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है, उसको धार्मिक स्वतंत्रता है, यह मूल अधिकार है, तो आप कौन होते हैं कि वक्त कानून में संशोधन करके ये लाके कि इसमें दूसरे धर्म के भी लोग शामिल हों। लेकिन ये इनकी कोई नई बात नहीं है। आप देखते हैं बोध गया में जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोध गया का जो मंदिर है उसकी जो कमेटी है उसमें भी ब्राह्मण बैठे हैं, जिसके लिए हमने कई बार आंदोलन यहां पर किया, कई बार, अभी भी लगातार वो आवाज उठाई जा रही है, आंदोलन हो रहा है। तो ये दूसरे की जो संपत्ति है, दूसरे के जो अधिकार हैं, उन पर कब्जा करना चाहते हैं, ये इनके खून में शामिल है। ये है सबसे बड़ी दिक्कत, लेकिन हम इसको होने नहीं देंगे साथियों। और मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, हम ये जो आवाज उठाते रहते हैं, आज हम आए और कानून को लेकर आवाज उठा रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, बात इससे आगे बढ़ चुकी है। आप इसको कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन बात अब इससे आगे बढ़ चुकी है। और मेरा आपसे कहना है कि इस चीज को बंद करिए, यहां आंदोलन इस तरह से करने बंद कीजिए, या विरोध प्रदर्शन करना बंद कीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों? ये नंबर 1 के निकम्मे हैं, इनकी कानों पर आपकी आवाज का कोई असर नहीं होता, कुछ नहीं होगा। इस सबसे होगा कैसे? हम लोगों को गांव गांव, गली गली, मोहल्ले, शहर जाके लोगों को तैयार करना है जन आंदोलन के लिए, और जन आंदोलन खड़ा करना है, तभी कुछ बदलेगा, नहीं तो कुछ बदलने वाला नहीं है। आज देश में जो स्थिति है, मेरे ज्ञान और अनुभव के हिसाब से वो स्थिति यह है कि किसी भी संस्था से आपको कोई न्याय मिलने वाला नहीं है, कोई संस्था आपके लिए कुछ करने वाली नहीं है, कोई आपकी बात सुनने वाली नहीं है। तमाम संवैधानिक संस्थाएं आज मोदी की गुलामी में डूब चुकी हैं, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। और यहां तक कि जो मैं जिस तरह से कहता हूं वो स्थिति यह है कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, एक बहुत बड़ा माफिया इस देश में बन चुका है। और उस माफिया में कौन कौन शामिल है? नंबर 1, इस देश की सरकार शामिल है, इस देश के नौकरशाह वो शामिल हैं, इस देश के पूंजीपति शामिल हैं, इस देश का मीडिया जो पूंजीपतियों ने खरीद लिया है वो शामिल है, और इस देश में मनुवादी मानसिकता के लोग शामिल हैं, और इन सब के साथ में इस देश की अदालतें शामिल हैं। ये सबका एक सिंडिकेट, एक माफिया बन चुका है। तो किसके पास जाओगे गुहार लगा के? किससे कहोगे जहां आपको न्याय मिल जाए? कौन है जो आपकी बात सुन लेगा? कौन है जो आपके लिए कुछ भी कर देगा? इस बात को समझो। अगर इस बात को अभी भी नहीं समझे तो बहुत देर हो जाएगी और फिर सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप देखें यूट्यूब पर, वो लगातार कह रहे हैं, हम भी इस बात को बहुत समय से पहले ही कह रहे हैं कि मोदी लगातार इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहा है। ये दोनों चौकीदार और तड़ी पार, इनके पास कुछ नहीं है, केवल इस देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में लेकर गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। इसको रोकना होगा, इसको रोकना होगा, और इसको हम ही को पहल करनी पड़ेगी रोकने के लिए। हम ही को रोकना है, दिक्कत हमारी है, किसी नेता की कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हो कि कोई नेता, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति इस बात को कहेगा? कहीं नजर नहीं आता। कहीं आता है आपको? लोकसभा चुनाव हुआ यहां पर 2024 का, और 3 बड़ी संस्थाओं ने
को कहता हूं, हर मंच से कहता हूं, 3 बड़ी संस्थाओं ने सारे सबूतों के साथ, सारे तथ्यों के साथ यह बात सिद्ध कर दी कि लोकसभा चुनाव में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है और मोदी का गुलाम, इस देश का इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, उसने व्यापक धांधली करके बीजेपी को सत्ता में लेके आया है। और क्या थी वो धांधली? 542 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, 543 है कुल, लेकिन एक लोकसभा क्षेत्र सूरत का वो अनापोस डिक्लेयर कर दिया बीजेपी का व्यक्ति, कांग्रेस वाला छोड़ के भाग गया। उस लोकसभा सीट के अलावा 542 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। आप जानकर हैरान होंगे कि केवल 4 लोकसभा सीटोट पर ही जितनी वोटें पड़ी उतनी वोटें निकली, केवल 4। और 362 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे कम वोटें निकली, और 176 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा वोटें निकली, जिसकी वजह से बीजेपी 79 सीटें जीत कर आई। ये 79 सीटें आप 232 33 जो भी हैं, 240 हैं, उसमें से माइनस कर दीजिए, बीजेपी कहां आके टिक जाएगी? 160 पर। सरकार बनने का मतलब नहीं है किसी भी हालत में। लेकिन आपने देखा कि विपक्ष का कोई नेता इस बात को उठाता हो? आपने किसी की भी आवाज सुनी? किसी ने एक शब्द इस विषय में बोला हो? अगर विपक्ष बीजेपी होती विपक्ष में, तो कांग्रेस या जितने भी लोग सत्ता में होते 1 सेकंड उनको चैन से नहीं बैठने देती। लेकिन आज का विपक्ष बिल्कुल चुप बैठा है, गूंगा बहरा हो चुका है। अन्यथा मोदी को 1 सेकंड चैन से नहीं बैठना था, सत्ता में बैठने नहीं देना था, कहना था कि तुझे हक नहीं है बैठने का, तू बेईमानी से जीत के आया। और ये और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए था। हुआ कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में केवल इतनी चीजें नहीं, और कितना हुआ? 4,65,46,884 वोटें बढ़ाई गई, विपक्ष चुप बैठा। और इसके बाद आप आ जाइए हरियाणा के चुनाव। हरियाणा के चुनाव में 14 लाख वोटें बढ़ाई गई, 14 लाख वोटें। और 14 लाख वोटें बढ़ाने के बाद 20 सीटें बीजेपी जीत कर आई। आज उसकी सत्ता है। यानी 10 साल तक जिसकी सत्ता थी, जिसको लोग फूटी आंख सुहाते नहीं थे, जो देखना नहीं चाहते थे, वो इतनी बड़ी पावर मतलब वोटों से जीत गया जितना पहले भी नहीं था। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? चुप, सन्नाटा, मुर्दानगी छाई हुई है। कोई आवाज आपने सुनी? किसी ने सुनी कोई आवाज? नहीं सुनी। और अब आ जाइए उसके बाद आपके सामने महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोग उबले पड़े हैं, लगातार आंदोलन हो रहे, सड़क पर आ रहे हैं। मुझे लगातार फोन आ रहे कि सर आप आओ यहां पे। लेकिन विपक्ष का कोई व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। 76 लाख वोटों की बेईमानी हुई, 76 लाख वोटें बढ़ाई गई, 76 लाख। और उसकी वजह से इतनी भारी बहुमत से बीजेपी जीत कर आई है। क्यों ये लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए विपक्ष को? ये आंदोलन नहीं करना चाहिए? जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता बचा है? कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन विपक्ष ना बोलने को तैयार है, ना लड़ने को तैयार है। इसीलिए तो मैंने कहा, और इसलिए हमारे साथी सब कह के गए, अब आपको लड़ना है। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता तो बंदर की तरह गुलाटी मार के आज यहां बैठा, कल को यहां बैठ जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता उस पर। जब उसे लगे कि उसकी गर्दन फंस रही है, अपनी गर्दन बचाने के लिए जनता की गर्दन कटवाने में उसे 1 सेकंड नहीं लगेगी। वो दल बदलू बेपैंदी के लोटे की तरह, थाली में पड़े बैंगन की तरह इधर से उधर जरा सी देर में हो जाएगा। समस्या तुम्हारी है।